हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीत जीत का जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग, उसके पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं। और अभी ये जो पीटी एग्ज़ाम चल रहा आने वाला है, बस उसको ही फोकस करके आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना हर रिज़ल्ट जो है पूरी साल तक आप मायूस होंगे अगर ऐसा कहीं गड़बड़ी हो गई इस चीज़ की। क्योंकि हर साल अभी पूरा साल, जैसे पिछली बार जिनका नहीं हुआ था वो देख पा रहे हो कि इतनी सारी वैकेंसी आई और निकल गई और सिर्फ नहीं हो पाया। तो इसलिए जो मौका है कि हर बार आपको मेंस देने को मिलेगा, तो इसलिए पूरी डेडिकेशन के साथ शुरू करिएगा। तो जो ये हमारा लेक्चर है पॉलिटी की जो सीरीज़ अभी चल रही थी, जो हमने बताया था क्वेश्चंस की सारी सीरीज चला रहे थे, तो उसमें से ये पॉलिटी की सीरीज़ का आपका 15th लेक्चर है। अभी तक 14th लेक्चर आ चुके हैं और प्लेलिस्ट जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन पे लगाना तो कभी भूलिएगा ही मत, दबाना कभी भूलिएगा ही मत, ठीक है, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि ये मेरा कोई नया वीडियो आ गया है। और आप जिसको एज कैसे करेंगे, आप ये आप एज टेस्ट तरह इस्तेमाल, टेस्ट की तरह यूज करिएगा, कितना अपना खुद का एनालिसिस करिएगा, आकलन करिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम पर है, जहाँ पर आपको सारी की सारी पीपीटी भी मिल जाया करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है पहला क्वेश्चन में कि जीरो हावर इज पॉलिटिकल जागरण जारगॉन रिफर्स टू, यानी कि कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जागरण में जीरो हावर है वो है क्या, ठीक है, और रिफर्स करता है यानी क्या है वो। तो ऑप्शन आपका दिया है, आपका ऑप्शन ए में क्या दिया है, डे व्हेन नो बिजनेस इन पार्लियामेंट इज रन, यानी कि जीरो आवर का मतलब यानी कि जो पार्लियामेंट में कोई बिजनेस आवर ना ही हो, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है सस्पेंडेड मोशन, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है एडजर्नमेंट टाइम, एडजर्न टाइम। ऑप्शन डी में है क्या क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये जीरो हावर क्या होता है, वो क्वेश्चन आंसर टाइम होता है। इसमें जनरली इसको क्या करते हैं, इस अगर जीरो हावर की मेनली बात करें तो जीरो हावर में क्या होता है, क्या कंप्लीट होता है, तो डिसाइड होता क्या, डिसाइड डिसाइड क्या होता है, अच्छा जी सर, डिसाइड होता है आपका सब्जेक्ट, डिसाइड द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, यानी उस दिन के जो डिस्कशन के लिए सब्जेक्ट है उसको डिसाइड किया जाता है किसमें, क्वेश्चन आवर में, ठीक है। डिस्कशन होता है जिस आवर, जिस सब्जेक्ट पे डिस्कशन होना है उसको किस में डिसाइड करते हैं, वो सब्जेक्ट किस टाइम में, किस हावर में, तो वो जीरो हावर में ही तय होता है। ये क्या है, इंडियन कॉन्सेप्ट है। और पहली बार कब आया था ये, 1961 में, तो ये याद रखिएगा, ये कहीं से हमने अडॉप्ट नहीं किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है जीरो हावर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बताया भी हमने थोड़ी देर पहले, तो किसका कॉन्सेप्ट है जीरो हावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन का कॉन्सेप्ट है, किसका, इंडिया का और भारत का कॉन्सेप्ट है ये जीरो हावर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड में क्या कह रहा है, इन अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैज हेल्ड इन कनेक्शन विद, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन, जो पहली ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, यानी ज्वाइंट मीटिंग हुई थी हाउस की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की, तो किसके संबंध में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया है डाउरी एबोलिशन बिल, ऑप्शन बी है आपका हिंदू कोड बिल, ऑप्शन सी है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बिल, ऑप्शन डी दिया है गोल्ड कंट्रोल बिल। तो जो पहली ज्वाइंट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, डाउरी एबोलिशन बिल कब हुआ था, ये 1961 में। कब, 1961 में डाउरी एबोलिशन बिल में हुआ था, तो पहली बार है, ठीक है। अगर बैंक नेशनलाइजेशन की बात करें तो ये कब हुआ था, बैंक नेशनलाइजेशन बैंक, तो 1969 में। फर्स्ट टाइम में कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। कौन सी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी। जो कि सेकेंड टाइम में कब हुआ था, तो सेकेंड टाइम में कितनी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 6 बैंक का नेशनलाइजेशन होता, कब हुआ था, 1980 के टाइम पे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न, यानी ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो था क्या कंसर्न होता है उस पर। कह रहे हैं ऑप्शन ए दिया है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कह रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं होता। ऑप्शन बी में कह रहे हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं कि फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी ऐसा कुछ नियम नहीं है। थर्ड कह रहा है द टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या मनी बिल हो गया, इनके लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ये आप कान खोल कर बैठा लीजिए अपने दिमाग में, कि मनी बिल हो
और यानी आप सिर्फ एक शब्द याद रखिए कि ऑर्डिनरी बिल के लिए ही केवल ज्वाइंट सेशन होता है। तो अब उसके अलावा कुछ भी दिया हो, मनी बिल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कहीं पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेस हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि ऐसा बिल पास करने के लिए जब क्या दोनों में डेडलॉक हो, यानी दोनों हाउसेस के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, तो उस केस के लिए क्या होता है, ज्वाइंट मीटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या हमेशा डिसाइड है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए होगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, फोर्थ जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया 1 और 4, तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। ठीक है। सेकंड में क्या दिया, बी में 3 और 4, एंड ऑप्शन सी में दिया 1 और 2, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सही होगा, ओनली ऑप्शन डी इज द राइट। इसमें क्या दिएगा, ओनली फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, इसमें बोला गया है कि अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ ए पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ, यानी किस बिल के पास करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है या बुलाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी है आपका मनी बिल, ऑप्शन सी है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी के लिए नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हर बार हम इसलिए रिपीट करें ताकि क्वेश्चन आए तो आप कभी गलत ना करते कि एक बार याद हो जाए आपके। जैसे होता है ना कि फिंगर टिप्स से बहुत सारी चीज़ होती है, जब ज़्यादा चीज़ें हम बार बार रिकॉल करते हैं ना, तो आप आंख मूंद कर कोई पूछ देता है तो सोते में ही वो बता देते हैं। तो इसलिए ऐसा हम बताते जा रहे हैं, हर बार वो चीज़ रिकॉल कराते हैं, रिवाइज कराते हैं, ताकि आपको यहाँ पर याद ही हो जाए। जब तक आप जितनी बार हम बता देंगे कि आपको याद हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 1 इज द करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कंसीडर, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए उनके बारे में बोला गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही दिया कि किस आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 108 यानी 108 में। ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट ज्वाइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961। तो ये पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, किस में हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन बिल में हुआ था। क्या में हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन बिल में जब हुआ था 1961 में। तो ये आपका ये पहला भी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड कह रहा है, द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल के पास करने के लिए दूसरी बार ज्वाइंट सेशन हुआ था। तो बिल्कुल सही बात, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। यानी कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा, ऑप्शन डी में आपके दिए कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है, 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हो चुकी है टोटल। ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग कितनी बार हो चुकी है, तो 3 बार अभी तक हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन बी टेक्स प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर, यानी कि कोई भी डेडलॉक है कि किस बिल पे, तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो ये याद रखिएगा हमेशा, किसके लिए, ऑर्डिनरी, साधारण जो बिल बनाना हो, साधारण कानून बनाने के लिए क्या है, डेडलॉक अगर है तो वहाँ पर ऑर्डिनरी ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रेसिडेंट बुलाते हैं। तो प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर जब नहीं होंगे तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे, अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो क्या होंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए हमने पूरा बता दिया। ठीक है, तीनों चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं करेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द इट्स प्रोरोगेशन, यानी प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, जब प्रेसिडेंट प्रोरोग करता है यानी एक सेशन पूरा एंड हो जाता है, और अगर वही कोई बिल उसी में राज्य लोकसभा में पेंडिंग है तो यानी वो बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है। दूसरी की बात अगर करते हैं, नहीं, हाँ, तो क्या क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया ना, हाँ ठीक है, करेक्ट पूछा गया। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स इन द प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन में बिल क्या होगा, लैप्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हाउस जब डिसोल्यूशन होता है उस केस में आपका बिल पेंडिंग होगा, तब ये हो सकता है कि क्या हो जाए, लैप्स। लैप्स मतलब क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब उसने हाउस में अभी तक प्रोरोगेशन हुआ, मतलब एक जैसे बजट सेशन एंड हुआ, अब बजट सेशन में कोई हम बिल लेकर आए और वो लोकसभा में क्या है, पेंडिंग है, यानी लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है। ठीक है।
और तो जब लोकसभा में पास ही नहीं हुआ है तो आगे जाएगा ही नहीं, तो वो क्या बिल एक तरह से जो मिनिस्टर होंगे यानी कि प्रेजेंट ही नहीं किया होगा ना, इसका मतलब सिर्फ डिस्कशन हुआ, हो सकता है कि डिस्कशन हुआ होगा और वो किसके पास रखा होगा, जो उसका जो प्रेजेंटिंग बॉडी यानी कि मिनिस्टर्स होंगे उनके पास होगा बिल। तो उस केस में क्या होगा, बिल क्या होगा आपका लैप्स नहीं होगा, इसमें लिखा होगा बिल लैप्स हो जाएगा, तो बिल क्या होगा लैप्स नहीं होगा। अगर यहीं लिखा होता डिजोल्यूशन यानी कि डिजोल्यूशन कर दिया जाए तो क्या होगा, डिजोल्यूशन का मतलब कि पूरा संसद जो है भंग कर दी जाएगी यानी दोबारा इलेक्शंस हो जाए होने होंगे, तो उस केस में बिल लैप्स हो जाता। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या आपका फिर रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, यानी कि जो बिल है वो राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में पास नहीं हुआ है, शैल नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी कि जो राज्यसभा में बिल आया कोई लेकिन बिल राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ और लोकसभा भी क्या हो डिजोल्व हो गई यानी भंग हो गई, संसद भंग हो गई, तो क्या होगा, कह रहा है बिल लैप्स नहीं होगा। तो ये भी सही बात है कि भाई जब बिल हाउस से किसी दूसरे हाउस में गया ही नहीं है तो हम किसी वो और देने ने जैसे मान लो हम राज्यसभा हैं और हम जब किसी को बिल देंगे यानी दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, जब दूसरा बंदा रहेगा ही नहीं तब उस तरह से बिल लैप्स होगा, लेकिन हमने ही पास किया और हमारे पास ही पेंडिंग है तो क्या होगा, बिल लैप्स नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर कह रहे हैं लेजिस्लेटिव बिल है तो वो किसी भी हाउस में आप लोकसभा में भी कर सकते हो राज्यसभा में कर सकते हो, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपको, ऑप्शन सी होगा आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर सिर्फ बात करते हैं अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल हो या फिर फाइनेंस बिल हो, फाइनेंस बिल ये कहाँ पर हमेशा इंट्रोड्यूस होंगे का आपके लोकसभा में। ठीक है, या रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो वो कहाँ पे नहीं सुन होगा, वो आगा रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो होगा हमेशा राज्यसभा में, ये याद रखिएगा चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ बिल नॉर्मल बिल की बात हो रही है तो किसी भी हाउस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया द चेयरमैन एंड राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो देखिए इसमें दोनों के लिए कहा गया है, डिप्यूटी चेयरमैन तो इसका राज्यसभा का मेंबर होता है लेकिन चेयरमैन मेंबर नहीं होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसमें दोनों के लिए वही बोला कि नॉट अ मेंबर, लेकिन डिप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है while the nominated members of the both houses of parliament have no voting rights in the presidential election, they have right to vote in the election of vice president। यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, यानी कितने नॉमिनेट होते हैं आपको याद होगा 12, तो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं होता है, तो बिल्कुल सही बात बोली गई इसमें। और कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में क्या दिया ओनली 2 करेक्ट पूछा गया इसलिए हम कह रहे हैं ओनली, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट, यानी कि जो यूनियन बजट से रिलेटेड कौन कौन से प्रपोजल होते हैं, कौन सा प्रपोजल है जो यूनियन बजट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपको दिया है सॉरी सेंसर मोशन, ऑप्शन बी दिया है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ऑप्शन सी दिया है कट मोशन एंड ऑप्शन डी दिया है एडजर्नमेंट मोशन। तो अगर तो बजट के सेशन में कौन कौन से मोशन होते हैं, तो कट मोशन होते हैं, 3 तरह के कट मोशन होते हैं। कौन तरह 3 टाइप के कट मोशन होते हैं, ये बजट में ही होते हैं। कौन कौन से आपका, जैसे आपका इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है, टोकन कट होता है एक, और पॉलिसी कट। ये 3 कट मोशन होते हैं, इकोनॉमी कट, टोकन कट और पॉलिसी कट मोशन। तो ये कट मोशन किस में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बजट के टाइम पर ही होते हैं, यानी बजट में ही होते हैं कट मोशंस। ठीक है, सेंसर मोशन की बात करते हैं अगर, तो सेंसर मोशन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बोली गई है या गवर्नमेंट के खिलाफ या प्रेसिडेंट जो आपका जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या कर सेंसर रेज किया जाता है, उसे बोलते हैं सेंसर मोशन। इसी तरह से होता है जो कॉलिंग अटेंशन है कि कोई पर्टिकुलर में एक सब्जेक्ट ऐसा आ गया है कि जिससे उससे बहुत महत्वपूर्ण जिस पे डिबेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उस तरह का अगर कोई मोशन लेके आते हैं जिससे क्या हो गवर्नमेंट का जो शट आउट जो डिबेट कंटिन्यूस हो रही होगी उसको शट आउट कर दिएगा और इमीडिएट रूप से जो सब्जेक्ट मैटर जो डिस्कशन के लायक जरूरी आ जाएगा उस मैटर पर डिस्कशन होगा, उसे बोलेंगे कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे ऑफ टैक्सेस, यानी जो टैक्स से आता हो, और अदर रिसीव्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, यानी गवर्नमेंट के अदर भी जो भी काम है, जैसे रोड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स जो भी लगता है, तो ये सारे जो गवर्नमेंट के स्टाम्प ड्यूटीज़ हैं, ये क्या है, टैक्सेस तो हैं गवर्नमेंट के। तो ये गवर्नमेंट के जो भी पैसा आता है टैक्स वाला, वो कहाँ पर जाता है, किस अकाउंट में जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में की बात कर रहे हैं तो पब्लिक अकाउंट में कर रहे हैं, ऑप्शन सी में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में आपका डिपॉजिट्स एंड एडवांस फंड में। तो जो भी गवर्नमेंट के पास आता है यानी कि टैक्सेस से या किसी अदर रिसीप्ट से, तो वो किस में जाता है, आपका कंसेप्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल आपका 266 है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसी के अंदर से ही गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा निकालती है, जब बजट पास करती है तो इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स के थ्रू पैसे क्या होते हैं, इनको पास कराएगा, बजट को पास कराने के बाद यहाँ से पैसा ही विड्रॉ किया जाता है। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये किसके लिए होता है, फॉर अनफॉर्सीन इंसिडेंट अगर कोई हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और फॉरसीन इंसिडेंट्स अगर कैसे कोई हो गया, ठीक है, जैसे कहीं फ्लड आ गया अचानक, तो ये क्या है, ये अंडर पूरी तरह से किसके आर्टिकल अंदर, किसके अंदर होता है, तो आर्टिकल 267 के अंदर होता है। लेकिन ये इसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, इमरजेंसी फंड भी बोला जाता है। इस समय कितना है ये 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ इसका बजट है और इसको प्रपोज किया कि 30,000 करोड़ करना है, ठीक है। ये अंडर डायरेक्टली होता है, ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है। और जैसे इमरजेंसी का भी फ्लड आ गया किसी स्टेट में, तो आपने सुना होगा, तो उसमें क्या है, रिलीफ पैकेज देते हैं 1 लाख करोड़ का या समथिंग ऐसे, तो इस तरह का 1 करोड़ का, 1000 करोड़ का, तो ऐसे इस तरह के जो देते हैं, तो वो क्या है, वो आपका रिलीफ पैकेज दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, बोलते हैं उसे, बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल है आपका 267। और ऑप्शन जो थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी टैक्सेस से आमदनी से आए, यानी आमदनी हो गया टैक्स से आए या किसी काम से आए, रोड टैक्स, हाउस टैक्स जो भी है, स्टाम्प ड्यूटी या जो भी आपके जो स्टाम्प ड्यूटी या वैट से आता है, जो भी पैसा आता है वो किस में आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसी से जो इसमें ही जो फंड आता है, तो उसमें क्या करती है, जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करता है स्टेट्स और स्टेट्स के बीच, प्लस साथ ही साथ क्या, और राज्यों, डिफरेंट राज्यों के बीच, और यूनियन गवर्नमेंट के पास जो डिवीजन ऑफ जो पैसा का या टैक्स का डिवीजन होता है पैसे का, वो किसके कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। तो वो कौन सा मनी कहाँ से आता है, वो मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिसका आर्टिकल क्या है 266। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हु सर्टिफाइज द मनी बिल्स, यानी मनी बिल को कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है। तो ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है आपका स्पीकर, एंड ऑप्शन डी दिया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो मनी बिल को सर्टिफाई करता है वो स्पीकर करता है। आपको याद होगा 2017 में जब एक आधार जो बिल आया था, आधार के नाम से एक बिल आया था, तो आधार बिल को गवर्नमेंट ने, एनडीए की जो गवर्नमेंट है अभी भी, उन्होंने क्या किया था, आधार बिल जो आया था उसको एज अ मनी बिल पास कर दिया था, पास किया था एज अ मनी बिल। तो उसमें कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो क्या हुआ, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, रिट साइन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फाइनल अथॉरिटी है कि ये बिल कौन सा बिल है, मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, उसका डिसीजन कौन करेगा, वो स्पीकर करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दैट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की थी कि डिसीजन कौन करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, वो कौन करेगा, तो स्पीकर करेगा। नहीं, स्पीकर ही सर्टिफाई करेगा कि वेदर इट इज बिल, वेदर द बिल इट इज मनी बिल और फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल्स, कौन डिसाइड करना है, वो स्पीकर का ही डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है मनी बिल हैज बीन बेनिफिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, यानी कि मनी बिल जो है डिफाइंड है किस आर्टिकल के अंदर डिफाइंड किया गया है, जो संविधान में अपने। तो ऑप्शन ए दिया है 109 आर्टिकल में, ऑप्शन बी दिया 110 में, ऑप्शन सी में है 111, ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी में। तो जो मनी बिल का डिफिनीशन है वो डिफाइन किस में हुआ, आपका आर्टिकल 110 में है, ठीक है। अगर आर्टिकल 111 की बात करें तो क्या दिया है, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट साइन करते हैं बिल में बनाते हैं, तो उसमें कंसेंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। तो वो किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, वो 111 में, यानी 111 आर्टिकल। और मनी बिल किस में दिया है, तो वो आपका 110 आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट, यानी मनी बिल के संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन दिया है अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो यही आपका गलत है। मनी बिल पहली बार टेबल कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा,
तो नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी। हमने बोला था 2017 में क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था किसमें, आधार बिल केस में। तो उसमें क्या कहा था कि फाइनल अथॉरिटी कौन होगा, स्पीकर होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है सेकंड में क्या, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। रॉन्ग पूछा गया था तो इसलिए हम पहला स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन तो आपका ए है, लेकिन बाकी और देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज। यानी ये तो डेफिनेटली है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती, वो मनी बिल को अगर लोकसभा ने भेज दिया है राज्यसभा के पास तो राज्यसभा उसको या तो अपने पास 14 दिन तक रख के कोई एक्शन लेगी तो ठीक है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लेती राज्यसभा तो भी उस बिल को क्या माना जाएगा, पास्ड ही माना जाएगा। और उसको लोकसभा क्या करेगी, प्रेसिडेंट के पास भेज देगी साइन कराने के लिए, इन कंसेंट लेने के लिए, ताकि वो बिल क्या हो, एक्ट बन सके। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी हमने बताया था, अगर रिटर्न करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो होता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंसिव। तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो उसको साइन करेंगे। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उनको साइन करना होगा। लेकिन रिकंसिडरेशन की ऐसा आप सुझाव दे दें कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो रिकंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशन नहीं अलाउ है, वो भी किसमें, आपका मनी बिल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन द, बताया आपने लोकसभा में ही केवल टेबल हो सकता है पहली, तो किस में होगा, लोकसभा में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर सॉरी व्हाट कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें मनी बिल क्या क्या मनी बिल इंक्लूड करता है, कंस्टिट्यूट करता है, जिससे मनी बिल बनता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द इम्पोजिशन एंड अबोलिशन ऑफ अल्टर, इम्पोजिशन हो यानी कि टैक्स लगाना हो, अबोलिशन यानी टैक्स खत्म करना हो, या अल्टरेशन यानी चेंज करना हो, या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स यानी कि कुछ रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बनाने हो, तो क्या होगा, मनी बिल के अंदर आएगा। तो ये भी सही है स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बोरोइंग कर रही है तो वो भी क्या है, इसकी ही तरह रेगुलेशन अगर उसको किया जा रहा है तो किस में आएगा, वो मनी बिल के कॉन्सेप्ट में ही आएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया है रेगुलेशन ऑफ, जो ऑप्शन भी है क्या है, रेगुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन क्या दिया है, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये भी इसी के अंदर ही आएगा, ये मनी बिल का ही पार्ट है, यानी बजट के में अंदर होता है। अप्रोप्रिएशन बिल किस में होता है, बजट में आता है ये चीज़ें। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डी क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो भी क्या है, मनी बिल की तरफ है। चार्ज ऑन का मतलब होता है कि वो बिल क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट को कोई पास कराने के लिए जरूरत नहीं होती। जैसे चार्ज ऑन है तो जो पेंशन होगी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या सैलरीज एंड पेंशन, सैलरी पेंशन किसकी, ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी पेंशन हो, या हाई कोर्ट के जज हो उनकी पेंशन हो, सैलरी, और हाई सुप्रीम कोर्ट पेंशन भी हो सकती, पेंशन भी होगी और क्या होगा, सैलरी भी होगी। पेंशन सैलरी दोनों ही किसके होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के होंगे। तो ये किसके आएंगे, ये चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इनको देना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट में ऐसा ग्रांट की तरह से ऐड यानी पास कराना नहीं पड़ेगा। तो ये चारों के चारों ही बात जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, मनी बिल की ही बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मोर देन वन आंसर इसके सही है, तो यानी मोर देन वन ऑफ इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या, ई आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, यानी कुछ स्टेटमेंट देंगे उसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, विच वन इज नॉट करेक्ट, ये याद रखिएगा।
तो पहला कह रहा है राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर्स, तो बिल्कुल सही बात है कि मनी मैटर्स में राज्यसभा के पास कोई खास पावर है नहीं। वो आएगा बिल, उनको डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे बस, लेकिन कुछ नहीं कर सकते कि बदल दें या कुछ बदला दें, तो वो उनके पास कोई पावर नहीं, तो पावरलेस है मनी बिल के रिटर्न। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा कह रहे हैं मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये आपका रॉन्ग है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में हमेशा इंट्रोड्यूस होगा फर्स्ट, ये याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर होगा? नॉट करेक्ट पूछा तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, अगर ऑप्शन सी की बात करें क्या दिया गया है तो वो देख लेते हैं। सी में कह रहा है कि राज्यसभा हैज टू पास द मनी बिल विद इन 14 डेज आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही वो बिल को क्या करना पड़ेगा? पास करके रिटर्न करना होगा। पास करे या ना करे उसको क्या होगा? रिटर्न करना पड़ेगा। अगर 14 दिन तक कोई एक्शन भी अगर राज्यसभा नहीं लेती है तो भी ये माना जाएगा कि वो बिल क्या है? पास्ड हो गया, या कोई रिकमेंडेशन के साथ राज्यसभा उस बिल को और लोकसभा में भेज सकती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन डी क्या दिया है? द राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विथ आल्सो सम रिकमेंडेशन, तो जैसे हमने बताया, तो ये दोनों ही वही बात है। तो क्या ऑप्शन है इसका? नॉट करेक्ट पूछा, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा आपका? लोकसभा, ना कि राज्यसभा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा क्या है? नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए हम स्पेसिफिकली मेंशन करते रहते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज आप ऐसा ध्यान रख के एग्जाम करिएगा कि गलत क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछा गया। इसमें भी देखिए पूछा गया इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ मनी बिल्स, यानी इनमें से कौन से प्रोविजन है जो मनी बिल्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे? तो ऑप्शन ए दिया है प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेस, तो डेफिनेटली बात है आएगी। अभी दूसरा पहले इसके पहले देखा प्रोविजंस रिगार्डिंग बोरोइंग्स, ये भी आपका इंक्लूडेड है। थर्ड में क्या सी में दिया है? प्रोविजंस रिगार्डिंग कस्टडी एंड कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, तो ये सब किस में आएंगे? ये भी मनी बिल का ही पार्ट है। तो ऑप्शन डी दिया है प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ये नहीं आता। किस में आता? ये नहीं आता, ये मनी बिल, ये किस में नहीं आता? मनी बिल में नहीं आता, पेनाल्टीज और फाइन्स जो लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। A bill which merely involve expenditure and does not include any of the matter specified in the article 110 can be, यानी कि कोई बिल है उसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, ठीक है, केवल इन्वॉल्व है एक्सपेंडिचर, और डज नॉट इंक्लूड एनी स्पेसिफाइड मैटर, यानी कोई स्पेसिफाइड जो मैटर है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यानी कि मनी बिल से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं है। तो कह रहे हैं कि क्या हो सकता है? कैन बी। तो ऑप्शन ए दिया है इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, ओनली तभी हो सकता है जब क्या हो? इसमें मनी बिल के मैटर हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? मनी बिल के संबंध में होगा। नॉट इंक्लूड पूछ रहा है। फिर ऑप्शन बी है इनिशिएटेड इन आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है आपका इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा। ऑप्शन बी डी दिया है इनिशिएटेड ओनली द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में कभी इनिशिएशन नहीं होगा। ज्वाइंट सेशन में क्या होता है? जब कभी कोई इनिशिएशन के बाद जब डेडलॉक आता है तो डेडलॉक को हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ज्वाइंट सेशन होता है, ना कि कोई जो बिल है उसको इनिशिएट करने के लिए ज्वाइंट सेशन बोला है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया, याद रखिएगा। नॉट करेक्ट, देखिए हम कभी कभी जल्दी हम भी बोल जाते करेक्ट, तो याद रखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बजट। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ बजट, नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी दिया है पार्लियामेंट हैज पावर टू मूव ऑन द चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो चार्ज में उन पे कोई भी पावर नहीं होती पार्लियामेंट, वो तो क्या है? उनको देना ही देना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि पावर है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इज द नॉट करेक्ट है, यानी कि ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं हम लोग। In India, which of the following review the independent regulator in the sector like telecommunication, insurance, electricity, etc. यानी कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है उनके बारे में रिव्यू कौन करता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है कि एडहोक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि जो एडहोक कमेटी जो यानी कुछ समय के लिए टेम्परेरी कमेटी बनाई जाती हैं वो इनके बारे में रेगुलेशन करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई या कमेटी तो कुछ देर की टेम्परेरी कमेटी बनाई गई कि इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या है या
टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में क्या हो रहा है तो उनके बारे में रिव्यू कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट कमेटी बन सकती है। ठीक है, वही करेंगे। फिर दूसरा कह रहा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, यानी स्टैंडिंग कमेटी में भी यही काम होता है कि भाई वहाँ पर कोई मैटर डिस्कशन के लिए आया कि उस फील्ड में इतनी चीज़ें हमने इन्वेस्टमेंट करी जा रही हैं या इतने में गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया, तो उसमें क्या बजट का वाकई इतना लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो भी वहाँ पर भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला गया कि फाइनेंस कमीशन उसका रिव्यू करेगी, कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन होगी, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन होगी, ये बोला गया, तो ये भी सही है। और पांचवा क्या है, नीति आयोग रिव्यू करेगी। तो कौन कौन करेगा, तो हम बता रहे हैं जैसे एडहोक कमेटी करेगी आपकी, फाइनेंस कमीशन डेफिनेटली करती है कि अलोकेशन जो मनी का करना है उसको ही करना होता है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी लेजिस्लेटिव कमेटी की जो रिफॉर्म कमेटी होंगी वो करती है। और जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, इनका काम होता है कि कोई लॉ किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आया होगा कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में इतना एक्सपेंडिचर या हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना एक्सपेंडिचर आएगा, तो क्या वो जो फंड है एलोकेशन हुआ है वो उसके लिए सफिशियंट है या मोर देन सफिशियंट है, तो वो रिव्यू करेगी। कौन करेगी, आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज करती हैं। या कोई बिल या कोई कानून या कोई नया रूल लाना है, अमेंडमेंट एक्ट करना है, तो उसका भी स्टैंडिंग कमेटी में क्या होगा, डीप डिटेल डिस्कशन होगा। तो कौन सा सही है स्टेटमेंट, पहला सही है आपका, तीसरा सही है और आपका चौथा सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा सही है आपका, पहला सही होगा और आपका दूसरा सही है। जो डिटेल डिस्कशन इंडिपेंडेंटली करेंगे, तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 1 भी सही होगा, एडहॉक कमेटी होंगी और पार्लियामेंट्री कुछ स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो भी आपकी इसके लिए काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। बजट को प्रिपेयर कौन करता है, तो डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये किसका डिपार्टमेंट होता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो इसमें हेड होते हैं जो इनके अंडर बजट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन बी है स्टेट ड्यूटीज, ऑप्शन सी है आपका सक्सेशन ड्यूटी एंड ऑप्शन डी है टैक्सेस ऑन प्रोफेशन ट्रेड एंड कॉलेज। तो ये इंडिविजुअल टैक्स कौन करेगा, ये ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इफ द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, ऑप्शन दिया है तो क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, यानी बजट को दोबारा मॉडिफाई किया जाएगा और दोबारा से पास किया जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, यानी बजट को अगर पास नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे, कह रहे हैं सजेशंस के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी नहीं हो कहा जाएगा। लेकिन चौथा क्या दिया है द प्राइम मिनिस्टर सबमिट रिजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर बजट पास नहीं होता लोकसभा में तो प्रधानमंत्री जी को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं बोट ऑन अकाउंट परमिट्स द यूनियन गवर्नमेंट। तो बोट ऑन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो जब क्या होता है कि जैसे बिल आप बजट लेकर आए हैं और बजट पास होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस समय पीरियड में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा कभी कभी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले से एडवांस में पैसा जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करती है, तो उसे बोलते हैं विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ताकि उनके जो डे टू डे फंक्शन होंगे वो कंप्लीट हो सके। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग, 27 है। इसमें कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। तो बताया था हमने बोट एंड अकाउंट क्या है, कि पहला ऑप्शन क्या है, द प्रोविजंस ऑफ बोट एंड अकाउंट इज यूज्ड बाय द स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, वाइल द इंटरिम बजट इज प्रोविजन यूज्ड बाय द टेक केयर गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे हैं कि द बोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर ऑफ
गवर्नमेंट बजट वाइल इन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। तो ये ऑप्शन क्या है, पहला जो है टेक केयर गवर्नमेंट जो होती है, टेक केयर टेकर गवर्नमेंट के पास इंटरिम बजट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जिस पे इलेक्शन होने वाले होते हैं वो जो होती है बजट पेश करती है, वो इंटरिम बजट को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है आपका, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 28 है। इसमें बोला गया कि द एस्टीमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो किस फॉर्म में जो होता है सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट के लिए, तो ऑप्शन एक दिया है एड होक फंड्स के फॉर्म में, ऑप्शन बी है एक्सेस ग्रांट के फॉर्म में, ऑप्शन सी है सप्लीमेंट्री ग्रांट के फॉर्म में, ऑप्शन डी है डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के फॉर्म में। तो किस फॉर्म में जो एस्टीमेट होता है आपका, वो क्या होता है आपका, डिमांड्स ऑफ ग्रांट के फॉर्म में। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वोट ऑन अकाउंट्स इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी। वोट ऑन अकाउंट्स जो है पार्लियामेंट में क्या है आपका, नेसेसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहे हैं व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन, जैसे हमने बताया कि मोर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये तो ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए तो क्या चलता है, इसके लिए सरप्लस जो एक्सेस ग्रांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस ग्रांट बोलते हैं इसके लिए। तो फिर दूसरा कह रहा है द फॉर द फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, ये तो होता नहीं, अभी हमने बताया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में क्या है, व्हेन अ रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास, जैसे हमने बताया कि 2 फरवरी को आपका बजट आता है। अब ये हो सकता है कि इसको मार्च पूरा लग जाए या अप्रैल लग जाए। ठीक है, या अप्रैल से भी आगे चला जाए टाइम पास होने में। तो जो अप्रैल तक हम अगर हमने लास्ट ईयर का जो बजट होगा वो मान लीजिए ख़त्म हो गया मार्च के एंड पर ही, तो जो मार्च के एंड से अप्रैल के बीच में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी तो वो कहाँ से करेगी, तो वो उसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट पहले से कुछ अमाउंट ऑफ जो होगा वो क्या ले लेगी, निकाल लेगी, तो उसे बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। और बाद में जो भी जिस मिनिस्ट्री को जितना पैसा अलोकेशन हुआ होगा उसके हिसाब से वो बजट के जो अमाउंट निकाला जाएगा उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, व्हेन अ रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड बाय द हाउस एंड टाइम, तब उसमें क्या करते हैं, वोट ऑन अकाउंट नेसेसरी होते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में। 38 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ द मनी बिल। मनी बिल के सबमिशन के लिए क्या करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन दिया है द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, तो बताया राज्यसभा में मनी फाइनेंस बिल नहीं होगा ना मनी बिल होगा, ये रॉन्ग। ऑप्शन बी है इट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं। इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट पूछा गया तो इट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, तो मनी बिल हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, लोकसभा में प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया द फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, तो फाइनेंस बिल इंडियन गवर्नमेंट का जो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, तो वो आपका ऑप्शन पता है, आपको ऑप्शन दिया है लोअर हाउस, ऑप्शन बी है लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑप्शन डी दिया आपका लोअर हाउस। तो कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, लोअर हाउस, मतलब कहाँ पे, लोकसभा। तो ऑप्शन ए इसका भी क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जो लाइट्स भी चली गई थोड़ी देर पहले, तो हमने इसलिए मोबाइल जला के आपको पूरी लेक्चर हम कहीं ख़त्म कर दें ताकि ये चीज़ें रह ना जाएं। चलिए, सो आज की देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को देख लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप हमारे डेडिकेशन को भी समझें तो ज़रूर आप शेयर करेंगे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें चैनल पे, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमेशा फर्स्ट टाइम अगर जब भी हम कोई भी अपलोड करेंगे वीडियो आपके तुरंत रिंग हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को गेन अप करें। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप अपना स्कोर और ख़ुद से टाइप करिएगा, और उसके साथ साथ क्या है, अपनी आकलन जो करिएगा, अपना असेसमेंट खुद से करिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि मैं किस स्थिति में हूँ और कितना कितना क्या चीज़ें हो पा रही हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास पर यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारा यहाँ पर लाइट भी चली गई हुई है, तो सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट टाइम वी विल अवेयर ऑफ दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।